इस डेवलपमेंट का मकसद सियासी तौर पर अपने लिए माहौल बेहतर करना है PMLN की तरफ से, या वाकई जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि चूंकि अकेले मुकाबला नहीं कर सकते इसलिए ये इत्तेहाद जरूरी था, इसलिए इत्तेहाद किया गया? व्हाट डू यू सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान। अब इत्तेहाद पंजाब में देखा जाए तो उसकी और इम्प्लीकेशन है, सिंध में देखा जाए तो और इम्प्लीकेशन है, और फ्रॉम रियल पॉलिटिकल पर्पस देखा जाए तो फिर इसकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। मसलन नून लीग पंजाब में बेस्ड है, MKM पंजाब में आकर कहाँ नून लीग को वोट दे सकेगी, या MKM के जरिए नून लीग अगर जीतना चाह रही है। सिमिलर के MKM सिंध में, और वो भी अर्बन सेंटर में, वहां के अंदर नून लीग का इतना कहाँ वोट पड़ा है जो वो MKM को वोट दिलवाएगी। लिहाजा एक ऑप्टिक्स के लिए, एक स्क्रीन के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि दो बड़ी जमातें, और इसमें कोई शक नहीं है MKM का जहाँ वोट बैंक है वो बरकरार है पर वोट बैंक, और नून लीग का वोट बैंक है वो अपनी जगह पर मौजूद है। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ नून लीग के हवाले से। लेकिन एज एनालाइज देखा जाए तो ये बस गैलरीज के लिए है, ऑप्टिक्स के लिए है, वरना तो ये अगर 92 का मैं रेफरेंस दूं नून लीग को भी और MKM को भी, या जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी वो भी मैं रेफरेंस दूं, तो इन जमातों का कोई इतना अच्छा आपस में ताल्लुक नहीं रहा। खुद मुस्तफा कमाल साहब जो 2017 की बात कर रहे हैं वो खुद 2017 में अपनी पार्टी के बारे में क्या कह रहे थे। अब मैं आप याद दिलाऊं, मैं मुस्तफा कमाल साहब को याद दिलाऊं, मैं कराची के लोगों को याद कराऊं, या मैं पाकिस्तान के लोगों को याद कराऊं, इसलिए ये एक अच्छी बात है। इन प्रिंसिपल एग्री के सियासी जमातों को, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि पिछले इलेक्शन में गाली गलोच थी, चोर डाकू कहा जा रहा था, एक नफरत का माहौल बना हुआ था, खुदा करे कि वो अभी ना बने, और वो इन्हीं इकदामात की वजह से लिए जा रहे हैं। ये इकदामात अच्छे हैं, इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी बात है। सियासी जमातों को बैठना चाहिए, मुल्क की मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि किसी एक जमात के पास मसाइल का हल नहीं है, लेकिन नून लीग समझती है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं, मियाँ साहब में वो विजन भी है, मियाँ साहब में वो एक्सपोयर भी है, मियाँ साहब भी है। तो ये जो इत्तेहाद के हवाले से मैंने आपको अपनी ओपिनियन दी। बाकी ठीक है, मियां साहब की सियासत किस जानिब जा रही है? कल बड़ा इंपॉर्टेंट बयान एक चांडियो साहब ने दिया, मौला बख्श चांडियो साहब ने, उन्होंने कहा कि जो नून लीग है वो काफ लीग बनती जा रही है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि ये इत्तेहाद जिस जमात से हुआ है उस जमात का टिल्ट हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ रहा, ये कहा जाता है। फिर उसके साथ साथ इससे पहले जो कुछ फैसले हुए, फिर मियां साहब का आना, फिर जरदारी साहब के इल्जामात, कल उन्होंने कि मैंने 8 साल इनको देखा है, ये ना परफॉर्म कर सकते हैं ना इनसे होता है। उन्होंने बड़ी कल क्रिटिकल स्टेटमेंट दी। तो ये जो खास तौर पे जो चांडियो साहब की स्टेटमेंट है कि नून लीग काफ लीग बनती जा रही है, आप किस हद तक मुत्तफिक है स्टेटमेंट से, और क्या ये स्टेटमेंट ठीक है आपके ख्याल में? बात यह है कि पीपल्स पार्टी की तो रिजर्वेशंस हैं और नून लीग की अपनी रिजर्वेशन हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ जमातें हैं, दो मुख्तलिफ जमातें अपना अपना मंशूर रखती हैं। 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में इकट्ठे थे। जरदारी साहब ने, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कल बातें की वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, क्योंकि सियासत के हवाले से जो सोच या जो विजन आसिफ अली जरदारी साहब की है वो तो शायद किसी की भी नहीं है। उन्होंने एक और बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा कि मैं दोस्तों को समझाता रह गया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये नून लीग बता सकती है या पीपल्स पार्टी वाले दीगर जो रहनुमा हैं बता सकते हैं कि सदर जरदारी कौन सी गलती की बात कर रही थी और क्या कहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम में चांडियो साहब जो बात कर रहे हैं या दीगर पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना कि लाडला है जी, सिलेक्शन हो रही है, फैसिलिटेशन हो रही है, जो भी बात करें, लेकिन टाइम है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में कंसंट्रेशन करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब में तवज्जो
देनी चाहिए। प्रोबेबली जो पीपल्स पार्टी के इतने ज्यादा रिजर्वेशन आ रही हैं या उनके साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी क्या बेचे, आप बताएं ना। आपके पास प्रोडक्ट क्या है बेचने के लिए? किस बेस पे आप आके आपकी 18वीं तरमीम लेजिस्लेशन का क्रेडिट आप लेते हैं? ठीक है, आप जो जरदारी साहब को भी टाइटल में और आप मिलकर देते हैं, मफामत के बादशाह हैं, पॉलिटिकल विजन बहुत ब्रॉड है। उस पॉलिटिकल विजन ने सर सिंध के अवाम को कितना कुछ दिया है? कितनी सिंध की अवाम की जो तकदीर है वो तब्दील हो गई है। मैं भी कराची जाता हूँ, आप भी जाते हैं, बल्कि मैं तो इंटीरियर सिंध भी गया हूँ, आई होप आप भी गए होंगे, और आप जानते हैं जो ग्राउंड सिचुएशन है। तो कितनी की सर तब्दीली है जिसको पंजाब के अवाम बाय कर लें? पंजाब के अवाम तो नवाज शरीफ साहब की सियासत को भी समहाउ बहुत बड़ी तादाद में बाय करने को तैयार नहीं है, हालांकि उन्होंने काम किए हैं, कुछ ऑन ग्राउंड उनके काम नजर भी आते हैं। तो जरदारी साहब फिर क्या मंजन लेके आएंगे जिसकी बेस पे लाहौर या पंजाब के अवाम कहेंगे कि हमें इनको ऑप्ट करना चाहिए? ऐसा क्या है उनके पास? देखिए, पहली बात तो यह है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत काम किए, सिर्फ कुछ काम नहीं किए, बहुत काम किए। एक मुल्क को इस तरह से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी के हवाले से वो सही कहते हैं कि हमने हजारा मोटरवे बनाई, हमने लवारी टनल बनाया, हमने सी को आगे बढ़ाया। डेवलपमेंट के हवाले से तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते मियां साहब की उस विजन को या उस कंट्रीब्यूशन को। सिमिलर जब पीपल्स पार्टी की हम बात करें, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, 80s में भी मुल्क क्राइसिस का शिकार था, पीपल्स पार्टी ने संभाला था। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था, खुदा ना खास्ता, उसको रोका गया, मुल्क को वापस ट्रैक पे लाया गया। पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलने की कैपेसिटी भी रखती है। देखें, 127 सीटें थी, टोटल 172 चाहिए पीएम के लिए। उन 127 सीटों में 2008 से लेकर 13 तक उन्होंने आइन में तरमीम कर डाली। वो किस वजह से? सबको साथ लेकर चले। जो मैं पंजाब के हवाले से, आपने कहा क्या बेचेंगे, बात यह है कि कुछ नई पार्टियां बनी, पुरानी पार्टी टूटी, उसमें से लोग निकले, वो सारे ही इलेक्टेबल थे, वो बड़े मजबूत लोग थे। पीपल्स पार्टी का शायद ये सोच थी कि इस्तेकाम पार्टी में जो लोग गए हैं, ये हमारे पास आएंगे, इनको हमारे पास भेजा जाएगा, वो नहीं हो सका। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि पंजाब पे तवज्जो दें, वो आए, लोगों से मिलें, अभी भी बहुत पोटेंशियल है वहां पर। ट्रेडिशनल लोग बैठे हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है। नून लीग ने कहा कि हमारे पास जगह खत्म हो गई, हमारे तो अपने इतने लोग हैं, हम नए लोगों को वेलकम नहीं कर सकते। तो किधर जाएंगे वो? किधर जाएंगे लोग जिन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है, जिनका दिल है पॉलिटिक्स में आने का, सियासत करने? एक क्लिशे बन गया कि अच्छा, अब इसी को, ये जो हमने बात पीपल्स पार्टी की पंजाब के हवाले से की है, मैं इसी का ये एंगल नून लीग का सिंध के हवाले से डिस्कस कर लेता हूं। पिछले तकरीबन आई बिलीव 3 दहाइयों से ज्यादा की सियासत है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, बड़ी जड़ें हैं इस पार्टी की पंजाब के अंदर, बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। लेकिन सिंध में आज भी इस पार्टी को, इवन कराची जैसे बड़े शहर के अंदर, विच यू कॉल्ड इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान का, उसमें इलेक्शन में इवन अपेयर होने के लिए एमकेएम की जरूरत है पीएमएलएन को। तो पीएमएलएन ने ये जो अब से पहले सिंध की सियासत में अपना किरदार बिल्कुल मिनिमम रखा और अपने आप को शायद एक कैलकुलेशन तक महदूद रखा कि ठीक है, पंजाब से इतनी सीटें आ गई, केपी से इतनी आ गई और हुकूमत बन गई। आप इस रवैये को क्या कहते हैं? सिंध की आवाम का क्या कसूर था कि इससे पहले मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी सिंध को हिट ही नहीं कर सकी और वहां पर लोगों का दिल जीत ही नहीं सकी? हालांकि एक और चीज़ कि 2018 के इंतखाबात में आई रिमेंबर कि बहुत अच्छी सपोर्ट थी पीएमएलएन के लिए कराची के अंदर, चूंकि मैंने कुछ हल्कों से शोज किए थे तो मुझे याद है कि बहुत ज्यादा लोग इनके कामों को सराह रहे थे उस वक्त, लेकिन पार्टी उस तरह मुनज़्ज़म नहीं हुई वहां पे। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त रीडिंग है और पैरेलल एग्जांपल मैं आपको ये भी दे दूं, खुद पीटीआई ने और चेयरमैन पीटीआई ने बार बार यहाँ पर कहा कि हम जा रहे हैं, सिंध जा रहे हैं। फिर अरबाब गुलाम रहीम साहब को उन्होंने वहां पर अपना एडवाइजर भी बनाया था। मैं चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहा हूं, जब वजीर आजम थे। एक पैरेलल एग्जांपल दे रहा हूं। अरबाब गुलाम रहीम साहब को एडवाइजर बनाया कि सिंध में पीटीआई को वो बनाएंगे, पीटीआई को आगे लेके चलेंगे। आखिर क्या वजह है? ना नून लीग कामयाब हो सकी, ना पीटीआई कामयाब हो सकी। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है कि सिंध के अवाम किसी और पार्टी को अपने करीब नहीं आने देते, या सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात के साथ नहीं चलते। कुछ तो कंट्रीब्यूट किया पीपल्स पार्टी ने। अभी एमकेएम का फिनोमिनन कराची में नून लीग आप बता रहे हैं, एक मिफ्ता इस्माइल थे, वो भी चले गए, या अभी उतने जितने पहले थे।
तो आप जब तक ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, सिंध में ग्राउंड वर्क किया है सिर्फ पीपल्स पार्टी ने। आपने ये देखा था कि मार फैमिली घोटकी वाली जहां कल गए हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब, ये पार्टी में अगर आ सकती है तो बाकी फिर बच के आ गया। इंडिविजुअल है वहां पर, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जो वक्त के साथ चलते रहते हैं। मसलन सोमरू साहब हैं, इलाही बख्श सोमरू साहब की फैमिली, या मोहम्मद मियां सोमरू साहब हैं। कुछ ऐसे गौस बख्श मार हुआ करते थे वो किसी और जमात में, अब वो भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बैठ गए। जीडीए वाला प्लेटफॉर्म है सिंध में, फंक्शनल और दूसरे जो लोग हैं वो मिलके जीडीए उन्होंने बनाया हुआ है, अपने तौर पर मुकाबला करते हैं। ये नहीं है कि वहाँ जिस तरह मीडिया में आ जाता है कि जी पीपल्स पार्टी वहाँ मारती है, पीपल्स पार्टी जुल्म करती है। पीटीआई के दौर में जुल्म करने वाला तो वो तो ज्यादा मीडिया पे प्रोपेल किया जाता अगर ऐसी बात हो। आपने नाम पीटीआई का ले लिया, अब तीसरी जमात पीटीआई ही है जिस पे हमने बात करनी है। अगर कोई जमात किसी बड़े सियासी इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रही तो वो तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। और मोहम्मद अली मोहम्मद साहब की एक स्टेटमेंट मैंने कल इनफैक्ट एक टेलीविजन शो के अंदर देखी। उन्होंने कहा कि आप हमें खुलकर खेलने दें, बात 2/3 से भी आगे निकल जाएगी। ये उनका कॉन्फिडेंस है। ठीक कॉन्फिडेंस है? लोगों के कॉन्शियस को, लोगों के मैंडेट को मैं तो प्री जज नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन टाइम है, सब लोग यही कहते हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। 2/3 अक्सरियत से जीतना 2018 में तो पूरा शोल्डर भी था ना, वो पूरी सपोर्ट भी थी 2018 में, लेकिन 2/3 के आज सिंपल मेजॉरिटी भी ना बन सकी। और फिर आज एमकेएम आज तक कहती है कि हमारी जो सीटें हैं कराची वाली वो चुराई गई। तो कराची में 2018 का रिपीट होगा? नो। अभी जो मेयर का इलेक्शन हुआ उसमें तो चीजें सामने आ गई ना कि पीटीआई का तीसरे नंबर पे है। लेकिन शौकत भाई कतई कलामी की मस्जिद 2018 में पीडीएम की 1.5 साल की हुकूमत होके नहीं गुजरी थी, जिसमें पेट्रोल 300 प्लस था, जिसमें डॉलर 300 प्लस था। ये इम्पैक्ट आप मत भूलें ना, बिजली इतनी महंगी नहीं थी उस वक्त। हमने 60-70 हज़ार रुपए बिल नहीं भरे थे घरों के 2018 में। तो इसने भी तो इम्पैक्ट किया है मौजूदा जमातों की पॉपुलैरिटी को समहाउ इन द फेवर ऑफ तहरीक इंसाफ। देखे ना, फॉर एन आर्ग्यूमेंट 3.5 साल की हुकूमत जो पीटीआई की थी, उसी की गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, उसी की मिस गवर्नेंस और उसी के हुकूमत की जो इनएफिशिएंसी थी, उस वजह से तो मुल्क नीचे जा रहा था, जिस वजह से तब्दीली आई। ये लंबी बहस है, लेकिन हम इसको लोगों तक छोड़ते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या 3.5 साल पीटीआई की कारकर्दगी को फरामोश करके बुलाकर वो सिर्फ 5 सालों में 3.5 साल माइनस करके सिर्फ 16 माह की कारकर्दगी देखेंगे? मेरे पास बिल्कुल लास्ट 20 सेकंड्स हैं, इसमें बताइए, ये इत्तेहाद तो हमने कल एक देखा, कोई बड़ा इत्तेहाद मुस्तकबिल करीब में बनता देख रहे हैं आप? आपको लगता है हो सकता है? जी, इत्तेहाद बने ना बने, इत्तेहादी हुकूमत तो जरूर बनेगी ना, मैं ये देख रहा हूँ। यानी कि इत्तेहाद होगा, इलेक्शन से पहले हो या बाद में हो, ये कह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हर जमात अपना इलेक्शन लड़ेगी। देखे ना, जहाँ जिनके अपने एक हल्के में 3 कैंडिडेट्स हों 3 जमातों के, और तीनों जमातें कहें कि हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग है और वाकई स्ट्रांग हो, तो वहाँ कोalition यानी अलायंस नहीं बनेगा। हाँ, बहुत सारे हल्कों में सीट एडजस्टमेंट जरूर हो सकती है कि हमारा ठीक है, आपका बंदा राइट शौकत साहब, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। राजा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर।